वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल बहुत ही गंभीर और बल्कि गंभीर से गंभीर हो चुकी है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के कत्ले-आम के बाद। और वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद सबूत सामने आ रहे हैं। कुछ सबूत मैं मजीद आपके सामने रखूंगा और शवाहिद जो आए हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल बुखलाई हुई है और इस वक्त जो हुक्मरान तबका है वो अजीबोगरीब किस्म के इकदाम कर रहा है और बजाय इसके कि इस कत्ले आम पे मुआफ़ी मांगे और जो कौमी मुजरम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुस्ताफ़ी हो जाएं सब के सब और इक़्तिदार से चिमटे रहने के बजाय इक़्तिदार छोड़ दें और पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और बजाय इसके कि माफ़ी मांगने के वो मज़ीद ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि जिससे नफरत मज़ीद फैलेगी। बहरहाल शुरू करते हैं। खबरें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत मिन्नतें की जा रही हैं, मिन्नत समाजत की जा रही है, उनके पाँव पकड़े जा रहे हैं और उनके फिजिकली पाँव पकड़े जा रहे हैं और उनके साथ उन्हें कहा जा रहा है कि मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होनी है और मुलाकात उनकी फैमिली की होगी। उसकी वजह यह है कि सारी जो हरबे हैं वो सारे के सारे अब हो चुके हैं फ्लॉप और बिल आखिर आज उनकी हेयरिंग है और आज हलीमा खान साहबा, उनकी फैमिली, उनके वकला उनसे मिलेंगे और इमरान खान साहब आज क्या कहते हैं और उनको जब सब कुछ बताया जाएगा इस कत्लेआम के बारे में, वो क्या रद्द-ए-अमल देंगे, इससे टांगे कांप रही हैं और इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में भी इमरान खान साहब की जो के बारे में मुतज़ाद इत्तलाआत आ रही हैं और ख़तरनाक इत्तलाआत आ रही हैं, तशवीशनाक उनके बारे में, क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो हैं उनके एडवोकेट हैं, वो वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि अब उनको भी तशवीश है। 2 दफ़ा अदालती अहकाम के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और ये भी नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान साहब हैं कहाँ, वो किसकी कस्टडी में, जेल इंतजामिया की कस्टडी में नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है एक सब इंस्पेक्टर को कि वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहा और वो इमरान खान तक एक्सेस नहीं दे रहा। ये अज खुद एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि सरकार के हाथों जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इमरान खान तहरीक इंसाफ की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला है और हमारा मुतालबा है कि इमरान खान तक अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की रिसाई जो है वो फिल फौर बहाल की जाए। और क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इस वक्त हवालाती हैं, वो जेल के कैदी नहीं हैं, वो हवालाती हैं और हवालाती तक जो है वो किसी भी सूरत में एक्सेस नहीं रोकी जा सकती और जेल के तो फिर होता है टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन हवालाती के टाइमिंग्स नहीं होते। वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस की हिरासत में किसी भी लम्हे उनके वकील मिल सकते हैं, उनके अजीज मिल सकते हैं, इसलिए ये चीज सामने आई है। दूसरा मुतालबा ये भी किया गया कि जख्मी, गिरफ्तार और जबरन लापता किए गए कारकुनान की तफसीलात और उनकी तिब्बी और कानूनी मामलत के तरीकाकार पर भी जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और ये सारी चीजें सामने लाई जाएंगी। और फिर वज़ारत दाखिला की तरफ से भी जो अब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और मुराद सईद साहब को कहा गया जी मुराद सईद भी इसमें थे, इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड और क्या हो सकता है कि मुराद सईद थे और उनके साथ अफगान थे और अगेन वो इसको 9 मई की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये 9 मई है जिसमें ये सारे के सारे फंस चुके हैं, क्योंकि 9 मई तो बहुत पीछे रह गया। 9 मई का तो कोई तसव्वुर ही नहीं जो इस वक्त हुआ है, जो निहत्ते पाकिस्तान के अवाम पे किया गया है। तो वज़ारत दाखिला का जवाब ये दिया है जो नकवी सरकार ने दिया था। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह-तरीन अबवाब में से एक, हुकूमत बेगुनाह शहरियों के नाहक खून में लथड़ी हुई है। दस्तूर के आर्टिकल 245 के पीछे छुपकर मैंडेट चोर और इनके रियासती मशीनरी अपने घिनौने पन को छुपा सकते हैं और ना ही अपने आस्तीनों से नाहक खून के दाग मिटा सकते हैं। आइन का आर्टिकल 245 किसी को अवाम की दी गई बंदूकों से बेगुनाह निहत्ते और पुरअमन शहरियों के खून से
ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے، تو ایسا اختیار کسی بھی صورت میں نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے قوانین کے مطابق اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین کے مطابق۔ اس لیے دستور کو توڑ کر، دستور کے چیتھڑے اتار کر یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، عدلیہ پر حملہ کیا گیا، 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور کروائی گئی اور سپریم کورٹ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس کے اختیارات کم کیے گئے، اور اسی لیے جب آئینی بینچ کے سربراہ کے سامنے یہ معاملہ گیا اور ایک وکیل نے، ایک ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ اس قتل عام کا نوٹس لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس آئینی بینچ کے سربراہ کو میں زیادہ سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے تھوڑا سا شرم احساس کرنا چاہیے تھا کہ باہر قتل عام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں، تو اگر اتنا خون سفید ہو جائے تو پھر اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نقوی سرکار کے نقوی صاحب کے بارے میں کہا گیا جی، وفاقی حکومت میں بیٹھا وزیر داخلہ عوامی انتخاب کے کسی آبرومندانہ رستے سے ہو کر نہیں بلکہ شخصی آمریت کی ذلت امیز گزرگاہوں سے نکل کر قوم پر مسلط ہے۔ اور اب اور باقی جو ہے دستور کا آرٹیکل 1 صرف مینڈیٹ چوروں کی مقبوضہ راجدھانیوں خصوصاً پنجاب اور وفاق کو نہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیتا ہے اور یہاں کے باشندوں کو برابر کے پاکستانی تصور کرتا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 2 فرعونیت، یزیدیت، چنگیزیت، فسطائیت اور چانکیا کوٹلیا کے وضع کردہ تصورات سازش اور صفاقیت کو نہیں، انفرادی اور اجتماعی سطح پر اعلیٰ ترین روحانی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اقدار اور اوصاف کے امین اسلام کو ریاستی دین قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے۔ اور دستور کا آرٹیکل 3 شہریوں کے ہر قسم کے استحصال کو حرام قرار دیتا ہے، اور جبکہ آرٹیکل 4 ہر پاکستان کی جان، مال، آبرو کی حرمت کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دستور کا آرٹیکل 5 ہر شہری سے کسی آمر یا فرد واحد سے نہیں، ریاست، دستور اور قانون سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، اور دستور خود کو تاراج کرنے، معطل کرنے، اپنی حکم عدولی کرنے یا خود کو نیچا دکھانے والوں یا ایسی کوششیں کرنے والوں کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتا ہے، اور آرٹیکل 6 جس سلوک کے وہ حقدار ہیں اسے بیان کرتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ ایک نئے طوفان کی تیاری کر رہی ہے، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ جو زخمی کارکنان ہیں اور جو گرفتار کارکنان ہیں، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا، خیبر پختونخوا کے عوام کو بلوچستان لاشیں بھیجی، خیبر پختونخوا میں بھیجی، اور یہ کس نے بھیجی؟ یہ اسلام آباد نے بھیجی، اور اسلام آباد اور راول پنڈی اور پنجابی رجیم نے بھیجی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نفرت پھیلا رہی ہیں پورے ملک میں اور ملک کے پسماندہ علاقوں میں اور مختلف قومیتوں میں، اور یہی حرکت کی گئی تھی 1971 میں مشرقی پاکستان میں، اور وہاں پہ جو فوج کشی کی گئی تھی اور وہاں پہ جو آپریشن کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور پھر یہی کچھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی کیا گیا تھا، بلوچستان میں بھی کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کا قتل کیا گیا اور اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور ریاست بھگت رہی ہے، اور جنہوں نے وہ کیا تھا وہ بالکل نشان عبرت تو بنے، لیکن اس جرم میں ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور دستور کا آرٹیکل 10 جو ہے، کیونکہ بار بار دستور پامال کیا جا رہا ہے، دستور کا آرٹیکل 10 شہریوں کو ریاستی مشینری کے ہاتھوں ماورائے عدالت جو ہے گرفتاری، اغوا، جبری گمشدگی سے روکتا ہے، اور 10A شفاف ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 14 شہریوں کی شخصی حرمت اور تقریم کو ناقابل دست درازی قرار دیتا ہے، اور ریاست کو ان پر ہر قسم کے ماورائے قانون تشدد سے روکتا ہے۔ اور آرٹیکل 15 ہر شہری کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی
जबकि आर्टिकल 16 शहरियों के लिए पुरअमन इज्तिमा का जामन है। आर्टिकल 17 हर शहरी को सियासी सरगर्मियों में शामिल होने और हर शहरी को सियासी सरगर्मियों में शामिल होने, सियासी जमात का हिस्सा बनने का पूरा हक देता है। और दस्तूर का आर्टिकल 19 पाकिस्तान को अपनी राय के इजहार का बुनियादी हक देता है और 19A मुसद्दका मालूमात तक रसाई और उसकी रसाई के हक को तस्लीम करता है। और इसलिए ये छुपाए नहीं जा सकते, ये हकायक जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में छुपाए जा रहे हैं, लाशों को छुपाया जा रहा है, अमवात को छुपाया जा रहा है, गोली चलाई उसको छुपाया जा रहा है, ये छुपाए नहीं जा सकते, ये बताना फर्ज है और हर शहरी का हक है। और आर्टिकल 245 की आड़ में शहरियों के खून से होली खेलने वाली हुकूमत आइन के आईने में अपने मकरूह चेहरे देख सकती है। ये सारी जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, तो लिहाजा ये तो है एक हकीकत। और अब आते हैं जरा जो इस वक्त इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मामला ये है जी कि मजीद जो चीजें आई हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने भी बता दिया कि उनको क्यों अगवा किया गया था। उनको अगवा इसलिए किया गया था कि वो पिम्स हॉस्पिटल के उस रिकॉर्ड तक पहुंच गए थे, उस रजिस्टर तक पहुंच गए थे जहां पे अमवात की तादाद लिखी हुई थी और जो मरने वाले थे उनकी तफसीलात दर्ज थी। और उस रजिस्टर में, डेथ रजिस्टर जिसे कहते हैं, जो इमरजेंसी में होता है जिसमें तफसील लिखी होती है, उसमें उन 3 या 4 रेंजर्स के नौजवानों का भी तस्करा था और उनकी भी वजह अमवात लिखी हुई थी और वो सारी तफसील थी। वो कहते हैं कि एक दफा गया और वो रजिस्टर मौजूद था, दोबारा गए तो वो रजिस्टर गायब कर दिया गया था। इस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा था। अब हो ये रहा है, मैं आपको बता दूं कि डेथ रजिस्टर तो मामूली चीज है जी, लाशें गायब कर दी गई और लाल मस्जिद वाला वाकया जो है वो दोबारा से वही चीजें गर्दिश कर रही हैं कि लाल मस्जिद की जो लाशें हैं वो कैसे गायब की गई थी और उसके बाद फिर मामले को दबा दिया गया था। तो ये सारे का सारा। अब आते हैं इस वक्त इमरान खान साहब पे पाबंदी क्यों लगाई गई थी और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके अब इमरान खान साहब की चापलूसियां की जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूं, वो उनके तर्जुमान, उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अब ये जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब को पैम्पर किया जा रहा है और उनकी चापलूसियां की जा रही हैं, उनकी मिन्नत समाजत की जा रही है, सरेआम भी और जेल के अंदर जाके भी, बंद कमरों में भी, कि अब मसला तो बन गया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने समझा था ये मम्मी डैडी ग्रुप है, बर्गर फैमिली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है वो हर तबके से ताल्लुक रखता है। वो जो है एक आम पाकिस्तानी जो है वो भी इमरान खान के साथ जुड़ चुका है और एक किसान भी जुड़ चुका है, एक कारोबारी आदमी जुड़ चुका है और स्टूडेंट्स जो हैं, तलबा और तालिबात, बुजुर्ग उनके साथ जुड़ चुके हैं, खवातीन, हमारी माएं बहनें बेटियां इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि इमरान खान को कंपेयर किया जाता है ना, कंपेयर किया जाता है उन्हीं चेहरों से जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, तो उनके साथ कंपेयर करने तो इमरान खान तो फरिश्ता है। और इसलिए अब हो ये रहा है कि जेल में जाके इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है और मिन्नत समाजत ये की जा रही है कि आपकी मुलाकात होनी है और मुलाकात में अब आप हमारे साथ थोड़ा सा करें जी, बर्ताव अच्छा करें और जो हो गया इस पे कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दें जिससे मजीद दोबारा से मामला भड़क उठें और अब जरा थोड़े से शांत हो जाइए, ठंडे हो जाइए। तो उनको काफी कुछ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तो इमरान खान साहब ने पहले भी इनकार किया था और अब भी वो इनकार कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत में जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह हम सबके सामने है। और एक और जो काम है, लाल मस्जिद का जो जी उसका रद्द-ए-अमल बहुत आया था। लाल मस्जिद हो उसका भी आया, फिर इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे जो हमला किया था उसका भी आया और उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ उसका भी रद्द-ए-अमल आया। तो रद्द-ए-अमल तो आते हैं और रद्द-ए-अमल आए बगैर रहते नहीं हैं। इसी तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जहां जहां जुल्म हुआ उसका रद्द-ए-अमल भी आया। बलूचिस्तान हमारे सामने है, उसका रद्द-ए-अमल अभी तक आ रहा है।
तो ये पाकिस्तान को लावे की तरह पक रहा है पाकिस्तान। और अब जो इस वक्त जो मैसेज दिया गया इस्लामाबाद से, लाशें गई हैं, कहाँ गई हैं? खैबर पख्तूनख्वा में गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में गई हैं, अर्बन एरियाज में भी गई हैं, देही इलाकों में भी गई हैं, दूर दराज भी गई हैं, पंजाब में भी गई हैं, बलूचिस्तान में भी गई हैं। और फिर आपने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को आपने जेलों में बंद कर दिया, और जो जख्मी हुए उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और जो जाँ बहक हुए आपकी गोली से हुए उनकी लाशें आपने गायब कर दी। और ये सब कुछ हो रहा है, और ये जो नफरत है ये पूरे मुल्क में फैली हुई है, इसने खत्म नहीं होना। और एक जरगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें वो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम अपने जख्मियों का, अपने जाँ बहक होने वालों का इंतकाम लेंगे, हम बदला लेंगे। वो ये यहाँ तक कह चुके हैं, वो बाकायदा तौर पे अब ऐलान हो रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं। तो ये जो मामला है ये कोई एक नए तूफान का ये पेश खैमा है, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की आवाम है, और पाकिस्तान के 60-65% अवाम को आप इंतशारी और फसादी कहकर ख़त्म नहीं कर सकते। और ये खुद साख्ता जो बयानियां है और खुद साख्ता फैसले और खुद साख्ता जो शरीयत है, इससे नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि ये ना पहले कभी कामयाब हुआ और ना आइंदा कामयाब होगा। और इसीलिए इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं, तो मिन्नतें करने के बजाय जो असल बात है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, एक तरफ डिमोलिश पीटीआई, क्रश इमरान खान, और दूसरी जानिब आप मिन्नत समाजत करके रास्ते बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो मामला जो है वो बहुत आगे तक जा चुका है, बजाय इसके कि मुनाफकत की जाए। और अगली बात जो है वो आपको मैं बता दूं कि ये मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये मामला उससे आगे जा रहा है। और एक खानदान के लिए एक जाली निजाम और जाली मैंडेट और सब कुछ करके अब ये कत्लेआम, और वो भी एक लुटेरे खानदान के लिए, ये किसी भी सूरत में किसी को भी कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे जो हकीकत है उस सब तक पहुंच चुकी है। अब तो इदारों के अंदर बैठे लोग जो हैं वो भी खुलकर बात कर रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, हम रियासत के मुलाजिम हैं, या हम इस खानदान के गुलाम हैं, हमें इस खानदान की गुलामी में क्यों दिया जा रहा है। ये बात अब जुबान ज़दे आम है, इदारों के अंदर भी, इदारों के बाहर भी, इदारों के खानदानों के अंदर भी ये बात जुबान ज़दे आम है। इसलिए इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत बिल्कुल करें, क्योंकि मसले का हल उन्हीं के पास है, और इसके अलावा किसी और के पास मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान और पीटीआई को वोट दिया था, और जो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब रात की तारीकी में उसको बदला गया, और फार्म 47 अपनी मर्जी से तकसीम किए गए, और वही खानदान अब आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है पूरी दुनिया में। और वही खानदान बरसरे आम कह रहा है कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो सिपा सलार ने किया है, और वो सारे का सारा इल्जाम सिपा सलार पे लगा रहा है। तो सवाल एक और भी है, और वो ये जी कि कल से सुन रहा हूं मैं, बल्कि कल से मजीद आ रहा है कि ये इमरान खान साहब ने ये कहा था, अली यमीन गंडापुर ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने ये बात नहीं मानी, और ये संगजानी तक बात हो गई थी। तो आपका तो वैसे ही बयानिया ये है कि ये इंतशारी हैं, ये फसादी हैं। आप तो ऐसी जो है वो आयात पढ़कर सुना रहे हैं फसाद फिल अर्ज वाली, कि मुखालिफ सिमत से बाजू और टांगे काट दी जाएं। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग संगजानी होते तो ये इंतशारी नहीं होने थे? क्या डी चौक में आके, ब्लू एरिया में आके ये फसादी हो गए, इंतशारी हो गए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं, और सिर्फ एक नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये सारे बयानिए को नोट भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और सोच भी रहे हैं कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरफ धकेला जा रहा है। क्या हम भेड़ बकरियां हैं? ये जो आईने पाकिस्तान के मैंने आर्टिकल पढ़कर सुनाए हैं, ये आइन के आर्टिकल जो हैं वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, खा वो एक मामूली
درجے کا مزدور ہے جو کہ برابر کا شہری ہے سیاسی حقوق کے حوالے سے، ریاست کے حقوق کے حوالے سے، خواہ وہ ایک ہے جی جنرل ہے، خواہ وہ جج ہے، کوئی بھی ہے، اور خواہ جرنلسٹ ہے، حقوق سب کے برابر ہیں اور ان حقوق کو غصب کوئی نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔